वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डेफिनेशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी क्या क्या कॉजेज़ है, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और इसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज दैट causes inflammation in joint, especially small joints, and can affect other part of the body। तो क्या होता है, ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो क्या है, ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि आपकी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है? तो ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में हमने आपको पहले एक और डिजीज़ पढ़ाई है ऑटोइम्यून से रिलेटेड, वो है IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो ये डिजीज़ भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है। तो हम इसको देख लेते हैं आखिर ऑटोइम्यून डिजीज़ आखिर होती क्या है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी में आपके बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसका काम होता है आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना। तो ये जो वायरस बैक्टीरिया से आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और इस इम्यूनिटी में क्या होता है, जो बाहर से आते वायरस और बैक्टीरिया जो बाहर से आते हैं वह एज एंटीजन काम करते हैं और आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो उनके अपोज में एंटीबॉडी को फॉर्म करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है और आपकी बॉडी को उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का क्या काम है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम का काम है बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, आपकी बॉडी को बचाना। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है? तो जब आपकी ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसमें भी आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होगा, यानी यहाँ पर भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी और यहाँ पर एंटीबॉडीज़ तो बनती हैं, बट होता क्या है, आपकी जो बॉडी है वो होना क्या चाहिए कि आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनके अपोज में एंटीबॉडीज़ बनाना चाहिए। बट इन ऑटो इम्यून डिजीज़ आपकी बॉडी, आपकी जो सेल्स होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर की जो सेल्स होती हैं उनको एज अ फॉरेन मटेरियल क्या करती है, समझती है। एज अ फॉरेन मटेरियल समझकर उनके अपोज में एंटीबॉडी फॉर्मुलेट करना स्टार्ट कर देती है। तो उस एंटीबॉडी के फॉर्मुलेशन की वजह से, उस एंटीबॉडी के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो आपकी बॉडी की ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि जब उसने आपकी बॉडी को बॉडी के सेल को एज अ फॉरेन मटेरियल समझा तो वो उसके अपोज में एंटीबॉडी क्रिएट करेगी और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे, फिर आपकी जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो सेल्स क्या होती हैं, डैमेज होने लगती हैं। तो वो जो सेल्स डैमेज होने लगती हैं क्योंकि वो सेल्स आपकी बॉडी का ही पार्ट है तो वो एरिया भी डैमेज होने लगता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को एज अ फॉरेन मटेरियल समझ के डैमेज करने लगता है। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपकी बॉडी आपकी जो सेल्स होती हैं उनको फॉरेन मटेरियल समझती है और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है और ये एंटीबॉडीज़ उन सेल्स को डैमेज करने लगती हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिनका काम होता है उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना। बट इस केस में क्या है, आपकी सेल्स जो है वो एज एंटीजन काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उनका एज एंटीजन ट्रीट कर रही है। तो वो क्या करेगी, उस सेल को डैमेज करने लगेगी और वो सेल कौन सी है, वो सेल आपकी जॉइंट्स की सेल होंगी।
तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में क्या होगा कि ये जो सेल्स जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो ये जो सेल्स डैमेज कर रही हैं वो आपके जॉइंट्स की सेल को डैमेज करती हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। तो क्या होता है, और इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपकी बॉडी में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। स्पेशली ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो आपके स्मॉल जॉइंट्स में होगा। अब इस स्मॉल जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी उंगलियां हो गई, इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स पाए जाते हैं। आपकी पैरों की उंगली में छोटे छोटे जॉइंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके नीज़ होते हैं उसमें छोटे जॉइंट्स पाए जाते हैं। ये छोटे जॉइंट्स में अफेक्ट करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये छोटे जॉइंट्स को भी इफेक्ट करेगा, बड़े जॉइंट्स को भी इफेक्ट करेगा, बट जो छोटे जॉइंट्स में होता है ये जल्दी इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब अगर इसका जब हम देखेंगे कि ये डिजीज़ जब अपने प्रोग्रेशन में आएगी, जब ये डिजीज़ किसी पर्सन को होगी तो ये पहले छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजीज़ है ये आपके सभी जॉइंट्स को अफेक्ट करेगी, बट छोटे जॉइंट्स को पहले अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब इस केस में जब ये इन्फ्लामेशन होता है, मतलब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसने आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ। तो अब ये जो इन्फ्लामेशन है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन क्या करता है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करता है, जैसे साइटोकाइनिन हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए। तो ये सारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये जो इन्फ्लामेशन होगा, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये आपका एक हेल्दी पर्सन का, ये आपके एक हेल्दी पर्सन का क्या है, ये आपके हेल्दी पर्सन का जॉइंट्स है जिसमें ये दो बोन्स हैं, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो बोन्स होती हैं आपके, जब आपने अपने घुटने, जो आपकी नीज की बोन है, जो आपकी ये बोन्स है, इसमें क्या है, ये दो बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। पर ये दोनों बोन्स आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं, इन दोनों बोन्स के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज जो कि इस बोन्स के ऊपर कवर होता है, इस बोन्स के ऊपर कवर होता है, ये जो बोन्स की कवरिंग है वो कार्टिलेज की है। इसके बाद दोनों बोन्स के बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इन कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम होता है, इन दोनों का काम होता है कि आपकी जब बॉडी मूव करेगी, आपकी जब बॉडी कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगी, तो इन दोनों जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से आपके ये जो जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाए और आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो ईजिली परफॉर्म हो पाए। मतलब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये आपकी दो घुटने की नीज की, हम ये दो जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों नीज के जॉइंट्स हैं, ये दोनों इस तरीके से हैं। और अगर ये जॉइंट्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या होगा, इन दोनों जॉइंट्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से इनकी जो जॉइंट्स में जब फ्रिक्शन होगा तो ये क्या होंगे, एक दूसरे में रगड़ खाने की वजह से क्या होगा, रगड़ जब होगी तो ये डैमेज होने लगेंगे, इनकी जो जॉइंट्स हैं वो क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगे और ये घिसने लगेंगे। बट क्योंकि आपकी बॉडी में ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, इन जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग है और साथ ही साथ इन दोनों जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है और साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जिसका काम है इन दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ये मूव करें, फ्लेक्सिबल रहें, मूव करें, सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करें, बट ये दोनों आपस में ना रगड़ पाए। क्योंकि अगर ये आपस में रगड़ने लगेंगे तो ये डैमेज होने लगेंगे, ये घिसने लगेंगे। तो क्या होता है, ये आपके कार्टिलेज, आपके साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि जब ये दोनों आपस में जुड़े नहीं रहेंगे तो अब आप देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए ये लिक्विड भरा हुआ है, ये दो बोन्स है। अब ये दोनों बोन्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में क्या है, लिक्विड है। तो अब क्या है, ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है लेकिन ये इनके बीच में लिक्विड है, तो ये क्या होगा, ये फ्रीली मूव कर पा रही है, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रही है, ये फ्रीली मूव कर पा रही है। बट इन केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है,
ये जो दोनों बोन्स हैं इनके बीच में ये जो साइनोवियल फ्लूइड आप देख रहे हो वो डिक्रीज़ होने लगता है। क्यों डिक्रीज़ होने लगता है? क्योंकि जब इन्फ्लामेशन होता है उस केस में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। ये देख रहे हो, ये एरिया क्या है, थिन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्वेलिंग हो गई है। तो ये स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग होने की वजह से, और ये स्वेलिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या है, फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फ्लूइड कम हो जाएगा और उसकी वजह से ये जो आपस में बोन है ये आपस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आने लगेंगी, और इनके कांटेक्ट में आने की वजह से और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जो कि साइटोकाइनिन हो गए, इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स हो गए। ये दोनों, ये और भी इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं वो क्या करने लगेंगे, वो इनकी बोन्स को डैमेज करने लगेंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये बोन्स जो है वो डैमेज हो रही हैं, वो बोन्स घिस रही हैं, वो बोन्स डैमेज होने लग रही है। जब इनमें रगड़ हो रही है, इसकी वजह से ये बोन्स घिस रही हैं, बोन्स डैमेज हो रही हैं। तो अब क्या होगा, जब ये बोन्स आपस में घिसने लगेंगी और डैमेज होने लगेंगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो रिलीज हो रहे हैं वो इस बोन को डैमेज करने लगेंगे, बोन्स को इरोजन होने लगेगा, बोन्स में इरोजन होने लगेगा, यानी बोन्स झड़ने लगेंगी। तो क्या होगा, उस केस में आपके जो आपका बोन्स था वो डिफॉर्मेट होने लगेगा, उनमें डिफॉर्मिटी आने लगेगी, वो ख़राब होने लगेंगे, ठीक है, और जॉइंट्स आपके ख़राब होने लगेंगे। तो अब क्या होता है, ये जो आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस है ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन है जो कि कॉज करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये जो इन्फ्लामेशन है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसकी वजह से ये पेन इंड्यूस होता है और साथ ही साथ डिएबिलिटी होती है और डिटोरिएशन होता है कार्टिलेज का ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट्स। तो हम अफेक्टेड जॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिस एरिया में होगा वो उसी जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सारे जॉइंट्स आपस में इरोजन होने लगेगा सभी जगह पे, नहीं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी उस जॉइंट में इरोजन होने लगेगा। और क्योंकि ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उस जॉइंट में डिसेबिलिटी आएगी। डिसेबिलिटी क्योंकि वो जॉइंट्स ख़राब होने लगेंगे, साथ ही साथ वो जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पे पेन होगा। अब पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वेलिंग है। इन्फ्लामेशन का साइन क्या होता है, स्वेलिंग, रेडनेस, उस एरिया में हीट का प्रोडक्शन होना, यही तो होता है इन्फ्लामेशन का साइन। और ये एक तरीके का क्या है, इन्फ्लामेशन है। तो वो एरिया जहाँ पे ये जॉइंट्स डिफॉर्मेट हो रहे हैं, जहाँ पे जॉइंट्स इरोजन हो रहा है, जहाँ पे जॉइंट्स पर, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, ये एरिया थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा और वो जो बोन्स होंगी वो झड़ने लगेंगी। वो बोन्स क्या होंगी, बोन्स धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगी। तो अब क्या होगा, और इसी की वजह से उस एरिया में पेन होगा। क्यों पेन होगा, क्योंकि स्वेलिंग है, रेडनेस है, बोन्स वीक हो रही हैं, फ्रेजाइल हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में कि इस डिजीज़ का साइन और सिम्टम्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स होगा पेन। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन होने की वजह से उस एरिया में रेडनेस होने की वजह से, बोन्स का वीक होने की वजह से क्या है, वहाँ पे पेन होगा। तो सबसे पहला होगा जॉइंट्स पेन, टेंडरनेस होगी, वो एरिया थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगी उस एरिया में, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग होगी, सूजन उसमें आएगी, ठीक है। स्टिफनेस होने लगेगा, और ये जो स्टिफनेस होती है वो मेनली मॉर्निंग के समय पे ज़्यादा होती है। तो वो पेशेंट जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ कॉमन नोटिस की जाती है कि जब जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें उनके जॉइंट्स ना अचानक से हार्ड होने लगते हैं, साथ में उनके उस हार्डनेस के टाइम पे उन्हें पेन भी महसूस होता है। तो ये बेसिकली ये जो स्टिफनेस ड्यूरिंग द मॉर्निंग है ये इसका एक साइन भी होता है। जब कोई पेशेंट डॉक्टर
को जाके ये चीज़ बताता है तो डॉक्टर तुरंत उसको रिलेट करता है कि शायद इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो उसके अलावा क्या है, वेट लॉस, जो वेट है उस पेशेंट का डिक्रीज होने लगेगा। उसके अलावा लो ग्रेड फीवर, अब क्योंकि ये इन्फ्लामेशन है और इन्फ्लामेशन का एक साइन है फीवर होना, तो उस वजह से बॉडी के टेम्परेचर का इंक्रीज होना, यही तो होता है ना इन्फ्लामेशन का साइन। तो उसकी वजह से क्या है, कुछ हद तक थोड़ा बहुत पेशेंट के फीवर हो सकता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, क्योंकि जो पेशेंट है उसके जॉइंट जब वीक होने लगेंगे तो उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम महसूस होगी। इसके अलावा फटीग, थकावट लगना, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी होना और अनीमिया होना। तो ये जो अनीमिया है, बेसिकली जितने भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें अनीमिया एक कॉमन सिम्टम्स होता है कि उनमें उनका अनीमिक होना बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लैशी लम्प्स, तो फ्लैशी लम्प्स मतलब क्या है, जैसे कि इस जॉइंट में अगर पेशेंट को इस जॉइंट में इन्फ्लामेशन हुआ है तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ नोड्यूल्स से रेडनेस हो जाती है, रेडनेस के साथ कुछ नोड्यूल्स क्या होते हैं उस एरिया में निकलने लगते हैं। जॉइंट्स आप नीज़ के ले लो, हैंड के ले लो, किसी भी एरिया में थोड़ा सा नोड्यूलर शेप का जॉइंट्स के पास एक स्ट्रक्चर निकलने लगता है जो फ्लैशी रेड कलर का नोड्यूल्स फॉर्मुलेट होने लगता है। तो ये तो हो गया इसका साइन और सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ की कि क्या कॉजेज़ होती हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो जो सबसे पहला कॉज है वो है, अगर कोई पर्सन 40 to 60 ईयर का है तो उस केस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जेंडर्स की, तो मेल और फीमेल में अगर ये देखा जाए तो ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है बेसिकली ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये जेनेटिकल भी होता है, मतलब अगर किसी पर्सन को है, किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो नेक्स्ट जनरेशन को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा होता है। इसके अलावा वेट, अगर कोई पर्सन हैवी वेट में है तो उसको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का खतरा होता है। साथ ही साथ अगर पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन डेली जो है रेड मीट का कंजम्पशन करता है, मैक्सिमम रेड मीट का कंजम्पशन करता है, तो उसमें भी आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। और उसके साथ ही साथ अगर कोई पर्सन विटामिन सी का कंजम्पशन कम करता है, जैसे कि क्योंकि विटामिन सी आपको पता है विटामिन सी बॉडी से फ्री रेडिकल को निकालने में हेल्प करते हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। तो जब कोई पर्सन डेली बेसिस पे विटामिन सी का कंजम्पशन कर रहा है तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स अपना क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो इसलिए वो पर्सन जो कम विटामिन सी का कंजम्पशन करते हैं उनके अंदर इस डिजीज़ के होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि क्या डायग्नोसिस होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो देखिए, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है इसको हम बेसिकली जो ब्लड टेस्ट होता है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक टाइप का इन्फ्लामेशन है तो इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आपके आरबीसी काउंट, आपकी जो टोटल ब्लड प्रोफाइल होती है उस पर इम्पैक्ट होता है इसका। तो अगर आप किसी भी पर्सन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसका जो ब्लड प्रोफाइल होता है वो काफ़ी हद तक इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस पर्सन का, उस पेशेंट का सीबीसी करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे। इसके अलावा ईएसआर, अगर उसका ईएसआर ज़्यादा है तो ईएसआर प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लामेशन, क्योंकि अगर किसी पर्सन के अंदर इन्फ्लामेशन है, किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन हो, तो उस पर्सन का ईएसआर बढ़ने लगता है। तो इन केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्योंकि ये भी एक टाइप का इन्फ्लामेशन है, तो ये भी उन पेशेंट में ईएसआर की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ आरबीसी की क्वांटिटी डाउन होने लगती है, क्योंकि हमने बताया है सिम्टम्स में कि वो पेशेंट, वो पर्सन जिनके अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन होती है, उन पेशेंट में अनीमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो हम ब्लड टेस्ट से ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या पर्सन की आरबीसी काउंट कम है। अगर कम है तो मे बी हो सकता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस उसका एक कॉज हो सकता है। इसके साथ ही साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन
क्या होती है, ये भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को दिखाती है कि अगर किसी पर्सन के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो बढ़ जाती है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हम क्या करते हैं, पेशेंट का हम क्या करेंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक करेंगे, वो ब्लड की हेल्प से वो चेक होता है। तो अगर वो ज़्यादा है इसका मतलब उस पेशेंट में इन्फ्लामेशन है। अब वो इन्फ्लामेशन कौन सा है, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा एमआरआई। तो एमआरआई करा के भी हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पता करते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है रूमेटॉइड फैक्टर एंड एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट। ये स्पेसिफिक रूमेटॉइड पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ये श्योरिटी बताता है कि उस पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं है। क्योंकि देखिए ना, नाम से ही पता चला रूमेटॉइड फैक्टर, यानी कि वो रूमेटॉइड फैक्टर को ही बता रहा है। तो ये क्या है, ये इस बेसिकली ये टेस्ट जो होता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ही कराया जाता है और इसके साथ ही साथ एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट भी कराया जाता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीज़ को बताता है कि ये आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की ऑटोइम्यून डिजीज़ है या नहीं है। इसके अलावा एक्सरे। अब देखिए एक्सरे क्या होता है, तो जो एक्सरे होता है वो बेसिकली ये जो एक्सरे होता है, हम जब जॉइंट्स का एक्सरे लेते हैं तो उससे पता चलता है कि क्या जो जॉइंट्स है उसमें इरोजन हो रहा है, आपके जॉइंट्स सही से हैं या नहीं है, उनके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी है कि नहीं है। अगर डिफॉर्मिटी है तो क्या हो सकता है, वो उसका रीज़न रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो एक्सरे भी डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ड्रग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा कि वो उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या क्या आए हैं। तो उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या आए हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा है, तो हम सबसे पहले उस पेन को रिड्यूस करेंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, नसेड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, पेन को रिड्यूस करने का काम करती है। तो ये क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी पेन को, साथ ही साथ ये स्वेलिंग को भी कंट्रोल करती है और स्टिफनेस, जो मॉर्निंग में स्टिफनेस हो रही थी उसको ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं। और इस जो नसेड्स में तो बहुत सी ड्रग आती हैं, तो उसमें भी बेसिकली हम आइब्यूप्रोफेन को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है, जो हमारी कैटेगरी है, वो है DMARDS। इसका फुल फॉर्म है डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ होती हैं। इन ड्रग को हम फर्स्ट लाइन ड्रग भी बोलते हैं। ये ड्रग सबसे कभी भी जब ये ड्रग यूज़ की जाती हैं, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारी डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स, तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमेशा इन कॉम्बिनेशन विथ नसेड्स यूज़ की जाती हैं। तो इन ड्रगों का जो एग्जाम्पल है, ये ड्रग हमेशा नसेड्स के साथ यूज़ की जाएगी और इस ड्रग का एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट। तो ये ड्रग हमेशा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ की जाएगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या है, स्टेरॉइडल है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये पेन को रिड्यूस करती हैं, साथ ही साथ ये स्टिफनेस को रिड्यूस करती हैं, वही जो मॉर्निंग स्टिफनेस है उसको रिड्यूस करेंगी और ये इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करेंगे। क्योंकि देखिए स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स होती हैं वो इन्फ्लामेशन के केस में यूज़ की जाती हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करने का, क्योंकि ये जो स्टेरॉइड्स होती हैं ये काफ़ी साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। तो इसलिए इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम काफ़ी स्मॉल अमाउंट में देते हैं। और अगर किसी पेशेंट के, जो आपने पढ़ा होगा कि ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम सीधे जॉइंट्स में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसमें भी हम इन्हीं स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। इनको हम नीज़ में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि इंजेक्शंस फॉर्म में भी दी जाती हैं और साथ ही साथ ये लो डोज में दी जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी ड्रग है, जो कैटेगरी है वो बायोलॉजिकल्स की है। तो इसमें हम रिकॉम्बिनेंट DNA को यूज़ करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद है, अगर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट
करने की पेशेंट कंडीशन में नहीं है, मतलब उसकी डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे जा चुकी है, डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है और अब उसका जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी का। तो आपने हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ें अक्सर सुनी होंगी। तो उस केस में क्या होता है, हम बाय द सर्जिकल प्रोसेस हम उनके उस पार्ट के जो जॉइंट्स होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं। अगर वो जॉइंट्स नीज का है तो नी रिप्लेस करेंगे, अगर हिप का है तो हिप रिप्लेस करेंगे। तो अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी मेडिसिन अब ये काम नहीं करेगी तो हम उस केस में सर्जरी करते हैं पेशेंट की। अब बात कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स रिमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो वो पर्सन जिसके अंदर रिमेटॉइड अर्थराइटिस है उसको हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं, जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइज हो गई। इसके साथ साथ फिजियो करवाने के लिए बोला जाता है पेशेंट को, जैसे हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर हॉट कोल्ड मेथड के थ्रू क्या करते हैं उस एरिया की फिजियो की जाती है। इसके अलावा पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो जिससे कि क्या हो, उस एरिया में वो जो जॉइंट्स का एरिया वहाँ पे वो जो फ्रिक्शन है वो कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आए, इसलिए हम उसकी फिजियो करवाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।